ओके, सो प्रीवियस क्लास में हमने 4.5 एक्स का पूरा कर लिया था जो भी डाउट्स थे आपके। अब है ना, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, राइट। अब देखना कि इसकी एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन हमारे सामने होती है, वो क्या है। जैसे जब आप 10th क्लास में थे बेटा, तो आप लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था। आपने कुछ तीन एक मेथड सीखे थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब हमें इक्वेशन सॉल्व करना आ गया था, लेकिन जरूरी तो होना है कि हमारे पास में हमेशा दो वेरिएबल की इक्वेशन मिले। मान लो आपको तीन वेरिएबल की इक्वेशन मिल जाए, आपको चार वेरिएबल की इक्वेशन मिल सकती है, पाँच, छह, सात, आठ, आपको कितने भी वेरिएबल की इक्वेशन मिल सकती है। तो उन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना, उनको सॉल्व करना, वेरिएबल की वैल्यू निकालना मैन्युअली पॉसिबल तो है, लेकिन उसमें टाइम कुछ ज्यादा ही लग सकता है। हो सकता है किसी किसी में हफ्ता हफ्ता भर भी लग जाए, तो हम हफ्ते भर तक एक इक्वेशन को सॉल्व करते ही रहेंगे ना। So we must have an alternative method to find the solution of such type of equations which have more than two variables. So basically in class 12 we are going to study the linear equations in three variables and how to solve them using the determinants and matrices. Right? जब आप कॉलेज में आओगे, अगर आप बीटेक करते हो, फिर आप बीएससी एमएससी वगैरह आप करते हो, उसके बाद में हायर स्टडीज जब भी आप करते हो, उसमें जब आप अगर आपने मैथ्स ऑप्ट कर रखा है, तो वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि हम कैसे, मतलब वहाँ पे आपको ना 5x5 वाले डिटरमिनेंट्स को भी सॉल्व करना सिखाया जाता है। मतलब बेसिकली वहाँ पे आपको है ना पांच पांच वेरिएबल की इक्वेशन को भी सॉल्व करना सिखाया जाता है। बट अभी के लिए हम लोग अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखेंगे थ्री वेरिएबल इक्वेशन, राइट। आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना कि इसमें हमारे पास में क्या क्या होता है। जब हम तीन वेरिएबल की इक्वेशन की बात करते हैं, सबसे पहले तो हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। हमारे पास में इक्वेशंस आ गई a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। फिर इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, है ना। ये तीन इक्वेशन हमारे पास है। तो सबसे पहले तो हमें ना इनके मैट्रिक्स बनाने सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा तीन तरह के मैट्रिक्स बनते हैं। हमारा ए मैट्रिक्स बनता है, ये ए, इस ए मैट्रिक्स में ना हमारे पास में कोफिशिएंट्स होते हैं, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होते हैं इसी ऑर्डर में। दैट इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3, राइट। दूसरा हमारे पास में बेटा जो मैट्रिक्स बनता है, उसके अंदर हमारे पास में सिर्फ वेरिएबल होते हैं, उसको हम बेसिकली एक्स मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो जो एक्स मैट्रिक्स होता है, ये हमारे पास में आता है सिंपल वेरिएबल्स का, दैट इज एक्स वाई जेड। फिर जो तीसरा मैट्रिक्स हमारे पास में बनता है, वो बनता है कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स। कांस्टेंट क्या है, d1 d2 d3, है ना। d1 d2 एंड d3। so this is the matrix formation from the given set of three linear equations, right। अब जब आप इक्वेशंस की बात करते हो, तो बेटा हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन की, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन की। एंड हम लोगों ने दो नाम तो पहले भी पढ़ रखे हैं। हम लोगों ने कंसिस्टेंट नाम सुन रखा है, हम लोगों ने इनकंसिस्टेंट नाम भी सुन रखा है, जब हम 10th क्लास में हुआ करते थे, है ना। हमने वहां पढ़ा था कि अगर आपके पास में इक्वेशंस के या तो यूनिक सोल्यूशन हो, है ना, इधर पर लिख के भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें बेटा कंसिस्टेंट सिस्टम की, तो हमने 10th क्लास में यही पढ़ा था, अगर कोई भी सेट ऑफ इक्वेशंस के आपके पास में तो यूनिक सोल्यूशन होता है, या फिर आपके पास में उसके इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होता है, मतलब सोल्यूशन होना जरूरी है, तब तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम में काउंट करा जाएगा, ठीक है ना। इधर हम लिख देते हैं दैट इफ देयर इज यूनिक सोल्यूशन और infinitely many solutions, then the system of linear equations in three variables is consistent, right।
बट अगर कंसिस्टेंट है तो हमारे पास में इनकंसिस्टेंट भी होगा। अब यहाँ पे तो हमारे पास में दो टाइप के सोल्यूशन आ रहे थे, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनिटली मैनी सोल्यूशन। बट आपको अच्छे से पता ही है कि इनकंसिस्टेंट में हमारे पास में सोल्यूशन होता ही नहीं है ना, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। एंड आई होप सो आप सब लोग सोल्यूशन से मतलब समझते हो गए कॉमन वैल्यूज एक्स और जेड की जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, जो इंटरसेक्शन मिलने पे हमें आती है। ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट सिस्टम आप डायरेक्टली भी उल्टा कह सकते हो कि नो सोल्यूशन, है ना। इतनी लंबी चौड़ी रामायण नहीं लिख रहे अपन, सीधे समझ जाना कि नो सोल्यूशन। लैंग्वेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, 12वीं क्लास के बच्चे हो लैंग्वेज बना लेना, इसमें हमारे पास में सोल्यूशन होता ही नहीं है, राइट। अब है ना, किस टाइम पे हमें सोल्यूशन मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये भी हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर जैसे हम इस केस को देखें प्रीवियस वाले को ना, इसको, तो यहाँ पे बेटा अपन क्या कह सकते हैं, अगर मुझे ना ये फॉर्मेशन वापस करना है ना, तो मुझे पता होना चाहिए कि a इंटू एक्स जो होगा मेरे को, ये b के बराबर मिलेगा। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, आप आराम से a और x मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू d मैट्रिक्स करो, आपको ये का ये सिनेरियो दिख जाएगा वापस। ठीक है ना। अब उस x, ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज है, इनको निकालने का तरीका क्या होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना। बट ये ए एक्स इक्वल टू भी हमारे पास में मेन चीज है ना, ध्यान रखना, हम इसका इस्तेमाल करने वाले। अब बेटा बात करते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम की, या फिर हम बात करते हैं केस वन के बारे में, तो हमारे पास में सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना है इसको। हम बात करते हैं केस वन के बारे में, जब हमारे पास में जो मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स, जब वो हमारे पास में सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, इफ ए is a singular matrix, sorry, non-singular matrix. If A is a non-singular matrix, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हमने ये सीखा है। कहने का मतलब क्या हो गया कि डिटरमिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, हमने थ्योरम ही पढ़ रखी थी। देन ए इज इन्वर्टिबल, है ना, अगर ए आपका नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल है, इस वर्ष हमने थोड़ा सा प्रूव करा भी था। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब अपन बेटा इस वाले कंसेप्ट को उठाते हैं, ये जो हमने इधर देखा ना अभी, एक्स इक्वल टू बी को हम इसका इधर यहाँ पे यूज करते हैं। अब है ना, अगर ए एक्स बी के बराबर है और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और हमें ये चीज पता है, तो अपन बेटा क्या करना है, अपन दूसरा प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, जब आप ऐसा करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास में कुछ ऐसा आएगा, ए इनवर्स इंटू ए तो आई बन जाएगा, आई इंटू एक्स एक्स ही बनेगा अल्टीमेटली। तो x इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा ए इनवर्स बी। और हमें सोल्यूशन तो फाइंड करना है, सोल्यूशन का मतलब हमें ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पे अपन बेटा दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर देंगे, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं ना जब हम कंपेयर करते हैं, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। बट ये उस केस में है जब हमारे पास में ए जो होगा वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, राइट। जब हमारे पास में अगर एक सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि हमें पता है, तो तब हम क्या करेंगे। अब देखो ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि जब हमें पता पड़ ही चुका है कि ए अगर सिंगल है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है माना, लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस इनवर्स निकालना नहीं है ना बेटा, यहाँ पे हमारा फोकस है एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालना। तब हम उनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो हमें सीख। तो और जो पॉसिबिलिटीज है वो आपके पास में तीन है, सिर्फ एक नहीं है। यूनिक सोल्यूशन के लिए तो चलो ठीक है, इससे आंसर आपके पास में हमेशा आ ही जाएगा। बट व्हाट अबाउट इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन, जब सोल्यूशन आएंगे तो बात ही खत्म। बट इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन तो हमारे पास में पॉसिबिलिटी बचती है ना। हालांकि हमारे सिलेबस के अंदर जब हम 12th क्लास की बात कर रहे हैं, सो वी विल ओनली रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू यूनिक सोल्यूशन, है ना, ये भी मैं आपको लिख देता हूँ, वी विल restrict ourselves to
यूनिक सोल्यूशन, राइट। तो यही हमें यहाँ पे पढ़ना है, सबसे पहली बात तो ये है। अब है ना, इसके आगे जब हम सेकंड केस की बात करते हैं तो उसको भी ध्यान से ऑब्जर्व करना है। जब आप केस 2 की बात करोगे, जब हम बोलेंगे कि ए सिंगुलर, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उस केस में तो जो आपका डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ए इनवर्स तो एक्सिस्ट करने से रहा। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या करना पड़ता है ना, इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे आपको है ना दो अलग अलग केसेस देखने पड़ते हैं। सबसे पहला केस, आप इसमें भी आपको फर्स्ट चीज देखनी पड़ती है कि अगर हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी 0 के बराबर नहीं आ रहा है, देन दे then the system is inconsistent and there is no solution, right। ये हमारे पास में इस केस का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी है बेटा, मतलब ये कब करना है, जब हमें कौन सा मैट्रिक्स दे रखा हो, जब हमें सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखा हो तब हमें ये करना होता है। सेकंड केस में होता है कि मान लो कि आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे बेटा फिर से हमारे पास में दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कौन कौन सी, कि सिस्टम कैन बी कंसिस्टेंट, लेकिन अगर यहाँ पे कंसिस्टेंट हो रहा है तो सिर्फ उसके अंदर एक ही हमारे पास में फर्दर पॉसिबिलिटी होगी, और वो होगी किसकी, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। और अगर हमारे पास में सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो रहा है तो बात ही खत्म, क्योंकि इनकंसिस्टेंट तो सोल्यूशन होता ही नहीं, हमें कोई वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी, है ना। अब मैं आपको यही बता था कि हम इस चैप्टर में अपने आप को बस इस केस 1 तक ही बेटा रेस्ट्रिक्ट रखने वाले हैं, है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तक ही रेस्ट्रिक्ट रखेंगे। बट स्टिल ये एक बेसिक आइडिया है जो आपको यहाँ पे दे रखा होता है कि इन केस अगर हमें सिंगुलर मैट्रिक्स मिल जाता है, ए जो है अगर सिंगुलर मैट्रिक्स मिल जाता है तो उसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो यहाँ पे आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब बुक में लिखा हुआ है। तो अगर एमसीक्यू बेस्ड पेपर बनता है तो ये सब एमसीक्यू में जरूर पूछा जा सकता है, बेटा इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब अपन बेटा एक एग्जाम्पल करते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस, ठीक है। यहाँ बोला गया सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब देखो, दो वेरिएबल की इक्वेशन है, इसको तो आप है ना 10वीं के मेथड से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी से भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है। पहली बात तो ये दो वेरिएबल की इक्वेशन आपसे पूछी जाने वाली है नहीं एग्जाम में, है ना, इतनी अच्छी किस्मत मत मानना अपनी कभी भी। दूसरी बात ये बेटा कि अगर आ भी जाता है ना तो इसको 10वीं की मेथड से सॉल्व मत करना, ठीक है ना। मतलब सबको पता है कि इससे कोई भी कर ही लेगा, बट हमें यहाँ पे बेसिकली डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स वाला मेथड लगाना होता है। ये बस एक ठीक है, थोड़ा सा लो लेवल का क्वेश्चन दे रखा है, बाकी कंसेप्ट हमें वो यूज करना है जो भी हमने सीख रखा है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा अपन बनाते हैं कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए बना लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास में सिंपली हो जाएगा 2 5 3 2। फिर वो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स बना लेते हैं, हो जाएगा हमारे पास में एक्स वाई, और कांस्टेंट वाला भी मैट्रिक्स बना लेते हैं, हो जाएगा हमारे पास में 1 7, राइट। अब देखो बेटा, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ना, देखो हमें पता है कि आप लोगों ने भी सीख ही लिया है कि x इक्वल टू ए इनवर्स भी होता है, वही फटाफट ए इनवर्स निकाल के बी से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये सब करने से पहले हमेशा ये चेक कर लेना कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है। पता पड़ा डिटर्मिनेंट ए आपके पास में 0 आ गया, और आप है ना ऐसे पाओगे भी क्या, क्योंकि हमें हमें, हमें ना नॉन सिंगुलर वाला, सॉरी हमें सिंगुलर वाला तो केस करना ही नहीं होता, हमें सिर्फ नॉन सिंगुलर के ऊपर ही वर्क करना होता है, राइट। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, और वो वैसे भी काम आ जाएगा जब आप ए इनवर्स मेहनत करोगे, तो ऐसा नहीं कि वो मेहनत आपकी बेकार जाएगी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे तो चलो देख के पता पड़ रहा है कि 0 नहीं होने वाला। ये आपके पास में जाएगा 4 माइनस 15, डिटर्मिनेंट हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 11, therefore इनवर्स एक्सिस्ट, राइट। तो अब हम निकालते हैं बेटा इसका एडजॉइंट, क्योंकि हमें इनवर्स निकालना है ना।
यार देखो ये तो 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है हमें, और 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हम लोगों ने सीख रखा था। हमने क्या सीखा था, जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं उनको तो कर दो इंटरचेंज। अब किस्मत से यहाँ पे दोनों डायगोनल मैट्रिक्स सेम ही दे रखे हैं, तो इंटरचेंज क्या ही करोगे। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना उनके, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स को कर दो इंटरचेंज, और जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके कर दो साइन को चेंज। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों बन जाएंगे नेगेटिव, ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा -5। ये आ गया भाई हमारे पास में एडजॉइंट। एडजॉइंट आ गया, अब हम ए इनवर्स भी फाइंड कर लेते हैं। इनवर्स का तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से ए इनवर्स हमारे पास में आएगा 1/-11 है, फिर -1/11, और एडजॉइंट हमारे पास में है 2 -5 -3 एंड 2, राइट। अब हम निकालते हैं बेटा इनकी वैल्यूज। हाँ, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हम लोग यहाँ लिख देते हैं, -1/11, इसको बाहर ही पड़ा रहने देना। यहाँ पे आएगा 2 -5 -3 एंड 2, और जो बी मैट्रिक्स हमने बनाया हुआ है 1 और 7 है ना। सिंपल बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है, 2 × 1 is 2, और ये हो जाएगा माइनस का 35, 2 - 35। यहाँ पे आपके पास में आएगा, सॉरी हाँ ये तो सिंपल ही बनेगा ना, हो गया। और यहाँ पे आएगा आपके पास में माइनस का 3 एंड देन प्लस का 14, तो जाएगा बेटा माइनस का 1/11, और यहाँ आपके पास में आएगा माइनस का 33 और प्लस का 11, राइट। 11 से बेटा डिवाइड करवा देना, और जो ये x मैट्रिक्स था इसको हमने क्या माना था, x और y माना था ना। जब आप -11 से डिवाइड करवाओ तो यहाँ तो बनेगा 3 और यहाँ बनेगा -1। कंपेयर करने पे बेटा आपको साफ साफ पता पड़ रहा है कि x की वैल्यू तो 3 आ गई है और y की वैल्यू -1 आ गई है। तो इस तरीके से हम बेसिकली ये तरीका अपना था, लेकिन ये तो चलो ठीक है 2x2 वाले मैट्रिक्स का था, कोई दिक्कत इसमें आती नहीं है। आप इसमें अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो वैल्यू चेक करके, नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसके अंदर हमारे पास। बात करेंगे बेटा अपन 3x3 वाले मैट्रिक्स में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। अब बेटा यहाँ हमें ना बेसिकली मैट्रिक्स मेथड लगाना है, और साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी हमें दे रखा है। अब देखो क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है तो तरीका वही है जो आप लोगों ने सीखा है ना, कुछ अलग नहीं होने वाला। वही पहले मैट्रिक्स बनाओ, डिटरमिनेंट निकालो, इनवर्स निकालो, मल्टीप्लाई करो और आंसर पाओ, है ना। तो इसलिए हम इधर बेटा ए मैट्रिक्स हमारा बना लेते हैं कोफिशिएंट से। यहाँ पे आएगा 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2। चलो जो हमारे पास में इधर एक्स मैट्रिक्स बनेगा वेरिएबल वाला, वो बन जाएगा XYZ, और जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 8 1 4, राइट। अब बेटा अपन आराम से पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं, यूज तो आएगा ही आएगा। प्रूवन के लिए मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, 3 × 2 - 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -6 -4। ये तो कुछ खतरनाक सी वैल्यू आएगी क्या। यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, 8 × 16, ये हो जाएगा माइनस का 10 × +3 दैट इज -30। हो जाएगा हमारे पास में -33 + 16 दैट इज -17। आ सकती है सही ना, घबराना मत। कभी लगे कि यार नहीं कुछ डाउटफुल है तो क्रॉस चेक कर लेना, वैसे मेरे को लगता है सही निकाला है आंसर ना। अब बेटा हमारा काम है कि देखो इसका ये 0 के बराबर तो आया नहीं है, तो हम इधर पहले लिखेंगे कि A इनवर्स एग्जिस्ट है ना, therefore A इनवर्स एग्जिस्ट। अब A इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें उसको निकालना भी पड़ेगा, उसके लिए हमें एडजॉइंट चाहिए। और 3x3 के मैट्रिक्स के एडजॉइंट के लिए पहले हमें यहाँ पे चाहिए कोफैक्टर्स। तो बढ़िया बेटा कोफैक्टर्स निकालेंगे अपन यहाँ पे। हाँ, अगर आप बात करो C11 के बारे में ना, तो साइन चेंज कर लेना ना, आपको पता ही है अब तो कि कहाँ पे हमें साइन चेंज करना होता है, कब हमें साइन चेंज नहीं करना होता। तो आप C11 की बात करो तो आपको यहाँ मिलेगा 2 - 3 दैट इज -1, और साइन चेंज होगा नहीं इसका,
बात करते हैं C12 के बारे में। 8 मिलेगा, साइन चेंज कर देना, माइनस का 8 हो जाएगा। C13 के बारे में बात करते हैं, माइनस का 10 मिलेगा। ये डायरेक्टली हम लोग यहीं से भी ले सकते हैं ना, देखो इधर है हमारे पास। बात करते हैं फिर हम लोग C21 के बारे में, साइन चेंज होगा, ध्यान रखना। C21 हमें मिलेगा -4 प्लस 9 दैट इज 5, जो बन जाएगा माइनस का 5। C22 के बारे में बात करते हैं, हमें मिलेगा 6 -12 दैट इज माइनस का 6। बात करते हैं C23 के बारे में, साइन चेंज होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस का 9 और प्लस का 8 दैट इज -1, साइन चेंज होकर बन जाएगा प्लस का 1। C31 ये मिलेगा हमें 2 -3 दैट इज -1 और साइन चेंज नहीं होगा इसका। C32 का साइन चेंज होगा हमारे पास में, ये मिलेगा हमें -3 और -6 दैट इज -9, ये बन जाएगा प्लस का 9। और C33 हमारे पास में हो जाएगा 3 + 4 दैट इज 7, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहें तो बेटा मैं सीधे इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ये भी मेरी रो, इसको मैं कॉलम बना दूंगा, है ना। ये हो जाएगा -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, ये एडजॉइंट आ गया। तो हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स ठीक है, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट मैं पीछे लिख लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे मैं वही करना पड़ेगा ये। Therefore, A inverse will be equal to 1 upon determinant A into adjoint of A. तो ये डिटरमिनेंट के लिए तो -17 है ही, ये रहा हमारा एडजॉइंट, दैट इज -1 -8 -10। -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 and 7, राइट। तो हमें A इनवर्स से पता पड़ गया, अब हमें x निकालना है, तो उसके लिए हमें हमारे मेन कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। हमें अच्छे से पता है x किसके बराबर आएगा, A इनवर्स b के बराबर, और A इनवर्स तो है माइनस का 1/17 और उसका मैट्रिक्स है हमारे पास में -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, और B मैट्रिक्स है हमारे पास में 8 1 4, राइट। सिंपल बेटा मल्टीप्लीकेशन कर देना, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है ना। -1 into 8 is -8, then -5, then माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 64 माइनस का 6 प्लस का 36, then आएगा -80 प्लस 1 एंड प्लस 28। वैसे अमूमन ऐसा होता है बेटा कि जब बाहर नंबर होता है ना डिटरमिनेंट से वैल्यूज हमेशा कैंसिल आउट होती है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ऐसा होता ही होता है। यहाँ पे भी चेक करते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। -1/17, बेटा ये हमारे पास में कितना बन जाएगा, -17 ही बन जाएगा डायरेक्टली। और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 36 - 6 इज 30, -64 और प्लस 30 होगा हमारे पास में माइनस का 34। ये क्या बन गया, यहाँ पे देखते हैं बेटा 80 में से 29 माइनस कर रहे हैं हम लोग, आई थिंक हमारे पास 51 बचेगा माइनस का, है ना, माइनस का 51। तो आप देख सकते हो हमारे पास में x आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना ना -1/17 को, यहाँ पे जाएगा 1 2 3, x हमारे पास में आ जाएगा 1, y आ जाएगा हमारे पास में 2 और z आ जाएगा हमारे पास में 3। तो इस तरीके से आपको है ना 3/3 की जो इक्वेशंस होती हैं 3 वेरिएबल वाली, ऐसे इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो सिंपल ही है, तो डिफिकल्ट नहीं है इतना ज्यादा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जो यहाँ पे आपको बताया गया ना ये वाली चीज है, ये आपको बेटा एक बार समझनी पड़ेगी, इसके बाद में आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा।
ठीक है।